नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोगों के किसी भी राज्यों से संबंधित यहाँ पर पीएससी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर आप सभी को कराई जा रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो है यूपी से संबंधित छात्र एवं छात्रा हैं, उनकी जो यहाँ पर आरओ की यहाँ पर परीक्षा जो प्रस्तावित है आपके फरवरी में, उससे संबंधित क्लासेज भी आप लोग के यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे इनके लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेज मेरी इसी चैनल पर चलाई जा रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्टेट पीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेज आप देख सकते हैं शुरू की जा चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर हिस्ट्री क्लासेज हो चुकी है और ऐसे तमाम क्लासेज, यहाँ पर साइंस की भी क्लासेज आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी क्लासेज भैया बहुत ही बेसिक लेवल की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे ही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। कोई भी हवा बनाने वाला काम नहीं है कि हार्ड पढ़ा दो जिससे आपको लगे अरे सर ये कि आपने बहुत अच्छी चीज पढ़ा दी। नहीं, कुछ हवा नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में बी प्रैक्टिकल मेरा सिद्धांत है, बी प्रैक्टिकल मेरी क्लास होती है। आप मेरे सारे प्रश्न देख लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, आप चाहे जिस भी राज्य से है, राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर बिहार से लेकर के आपके जो है मैं मध्य प्रदेश तक की बात कर रहा हूं, जहां हिंदी बोली जाती है उन सारे बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी भी पेपर को आप उठा लीजिएगा, मेरे क्लास को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या मैं पढ़ाता हूं। मैं हवा बनाता हूं कि भी प्रैक्टिकल वाली चीजें कराता हूं, ठीक है। जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते वही चीज है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की मैंने जो सीरीज चालू की हुई है, इसकी 7वीं क्लास है और यहाँ पर 7वीं क्लास के जरिए सीरीज ऐसे चलती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो चुन चुन के लाया करूंगा इसी जरिए। अब बहुत प्रश्न नहीं लाता हूँ, 20, 22, 25 प्रश्न से ज्यादा नहीं लाता हूँ, उससे ज्यादा क्वेश्चन फिर आदमी को ओवरफ्लो होने लगता है दिमाग से, तो मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फिर से एक बार अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्लासेस कब कब आ रही हैं और कब आती हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, खुद पता लगेगा कि यूट्यूब ने एक अच्छा फीचर दिया ना, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन देगा क्या नाम है, यूट्यूब, ओके, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। चलिए बीएड पता नहीं कहां से निकल गई। चलिए पहला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत उत्सर्जन को 2030 तक कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया। प्रश्न को समझिए, याद होगा तुरंत जवाब आ गया होगा, जिनको नहीं पता समझिए। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, ये ऐसी योजना है, दरअसल आप लोग सीओपी जानते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, ये जो आप लोग को पता हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार जो है आपके यूएई में आयोजित किया गया, यूएई के साथ दुबई में किया गया। थोड़ा सा मे बी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, तो दिल पे मत लेना अगर आप लोग को पता है तो। मतलब एक अरब कंट्री में किया गया, चलो और अच्छा कर देते, वहां पर आयोजित किया गया। देखिए ये पूरा प्रारूप ये कहता है कि जैसे उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन में क्या हुआ, जो विकसित देश है उन्होंने तो उत्सर्जन कर दिया। अब जो विकासशील देश है भारत, चीन, ये सब क्या, अब इन लोग को भी आगे बढ़ना, तो उत्सर्जन, अब मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भाई उत्सर्जन तो होगा ही, कॉमन सी बात। और एक तो हम इतनी जनसंख्या वाले देश के, उत्सर्जन वो भी होना है। उन लोग का जो जनसंख्या दर अब अपने लेवल पे आ चुका है, यहाँ तक कि कम भी कह दूं तो ताजुब नहीं होगा, लेकिन हम लोग की जनसंख्या दर जो है वो भी कम होने में कम से कम हम लोग को एक जनरेशन और समय लग जाएगा, ठीक है। वो स्टेबिलिटी आने में 2040 तक हम लोग को 40 या 45 तक लग जाएगा हमारे यहाँ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आने में, ठीक है। चलो तो अलग बात होगी। तो इसके लिए क्या होता है, उन्होंने इसीलिए एक सिस्टम लाया गया जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी देश अपने यहाँ पे उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, जैसे मान के चलो ये थ्रेशोल्ड बना दिया गया, ठीक है, कि इतना ही उत्सर्जन करना है। अब मान के चलो ये ज्यादा कर रहे हैं, ये इसको लेवल को पार कर दिए। अब ये क्या कर रहे हैं जनाब, इनको जितना दिया गया था ये उतना ना करके उससे कम ही कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके पास जो बचा हुआ है, ठीक है, इनके पास जो बचा हुआ है, ये इसे इन्हें बेच सकते हैं और इसे बेच करके एकदम सीधा मार्केटिंग सिस्टम, बेच करके इनसे अपना क्या करेंगे, पैसा ले सकते हैं। जिन भी तरीके से ये जो है ले सकते हैं, जब इन्हें डायरेक्ट कैश में आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं केवल पैसा ही होता है। तो कई तरीकों से ये जो है इनसे इसका जो है क्या मुनाफा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उत्सर्जन कम किया, जिन्होंने ज्यादा किया वो इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 45%, ठीक है। उम्मीद करता आप लोग समझ गए, 45% इसका सही जवाब है। आइए आगे स्लाइड में और जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे, आइए और जानते हैं। भारत में जो है शक्ति मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया, यानी कि क्या पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसमें ये कहा गया कि 2030 तक हम 2005 के लेवल से
यानी कि इसमें बेस लेवल अगर बनाया गया तो 2005 में जितना उत्सर्जन हुआ था उस आधार पे हम 45% कम करेंगे, यानी कि जितना उस समय हुआ था उससे 45% हम कम करेंगे 2030 तक। पहली बार जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी कार्बन क्रेडिट की पूरी जो रूपरेखा आई थी वो 2001 में आई थी। अब भारत में जो आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है ये कार्बन बाजार का क्या है, प्रशासक है जी भैया। जो हमारे यहाँ पर उत्सर्जन ज्यादा हो रहा कम हो रहा है, अन्य देशों से उसका ट्रेडिंग होना, यहाँ तक कि ये ऐसा नहीं कि केवल देशों से होता है, ये देश के अंदर भी हो सकता है। जैसे मान के चलो किसी कंपनी ने ज्यादा किया किसी कंपनी ने कम किया, तो ये सारी चीजों को देखभाल करने का काम किसका है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास है। ठीक है, और ये क्या करता है, उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र भी देता है। इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जैसे आपने कम किया ना तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है, कि हमने कम किया, तो वही प्रमाण पत्र के जरिए आप अगले से ट्रेडिंग करते हैं। समझ गए, ये भी देखो यहां पर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किए वनस्पति और पशुओं की सूची में सबसे अधिक वनस्पति और पशु वाला राज्य है। मतलब ये क्या है, जिसे ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसने क्या किया है, अभी एक फौना एंड फ्लोरा की लिस्ट जारी की, ठीक है। फ्लोरा फौना जानते हो ना, मैं देखो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलता रहता हूँ, ठीक है। फ्लोरा फौना यानी कि पशुओं और उनमें, तो ये क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कैसे जारी करता रहता है। इसमें इन्होंने जो है इस बार जो लिस्ट जारी की, इसमें इन्होंने काफी संख्या में जो है फ्लोरा फौना को उस लिस्ट में शामिल किया। तो जो सबसे ज्यादा शामिल किए गए अगर संख्या देखी जाए तो किस राज्य ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा सूची में शामिल किया गया, ठीक है। सूची जो बनाई है उसमें सबसे अधिक जो है किस राज्य से शामिल किया गया है, बता। पशु शामिल होने वाला राज्य है, ठीक है। यहां पर जो है एक वर्ड यहां समझ लीजिए, शामिल होने वाला राज्य है। तो ये चीज मैं जब लिख दूंगा तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए और सही से प्रश्न को यहां पर समझाने के लिए होगा, ठीक है। शामिल होने वाला राज्य है। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं, उससे आप समझेंगे। देखिए यहां पर इस सूची में कुल मिलाकर जो नई सूची है इसमें 664 पशुओं को और 339 वनस्पतियों को दर्ज किया गया। कुल 664 नए पशुओं को और 339 नए वनस्पतियों को दर्ज किया, क्योंकि इनकी नई खोज की गई जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के जो क्लाइमेट जो सूची बनती उसमें है। और इन दोनों ही, चाहे पशु की बात हो चाहे वनस्पति, दोनों के मामले में सबसे अधिक दर्ज किया गया तो केरल में किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरला। देखिए कहीं केरला, जैसे कर्नाटका कहते हैं, तेलंगाना, साउथ के जो राज्य उसमें ना ये ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे केरला, तमिलनाडु को तमिलनाडु ही कहेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं स्लाइड के जरिए क्यों पढ़ाता हूं, मैंने आप लोग से कई बार बताया। देखिए इसका एक रीजन है, फिर से समझ लीजिए। अगर आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं और सुनने के बाद उस चीज को अगर आप नोट करते हैं, इन तीनों चीजों का जब मिश्रण होता है तो आपकी इफिशियंसी में 33% का इजाफा होता है। इसलिए मैं स्लाइड के जरिए पढ़ाता हूं, जिससे आप लोग को चीजें लिखी हुई मिले, आपको तो और अच्छे समझ में आता है। अभी मैं केवल बोलता चला, जो वोकली में कितना ही बोल दूं, आप कहां तक दिमाग बैठाओगे, और लिखोगे तो कितना लिख पाओगे। लेकिन जब तीनों चीजें आपके साथ होंगी, लिखोगे, देखोगे, समझोगे, यकीन मान लो 33% का इजाफा। 33% बहुत होता है। अगर आप दूसरे से 33% आगे हो गए ना, यकीन मानो मेरे दोस्त, बहुत आगे चले गए। तो गैम्बूसिया मछली, नाम ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही और खास करके जानने के लिए भी, सोसाइटी बेस पे, कि किस राज्य ने राज्य के जल निकायों में मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को रोकने के लिए छोड़ा है। देखिए इसका पूरा फंडा समझिए क्या है। गैम्बूसिया मछली जो होता है, जो मच्छरों का लार्वा नहीं होता है, देखिए क्या होता है, मच्छर पैदा कहाँ होते हैं। जैसे इन लोग को आपको पता है, मैंने साइंस क्लास में देखो इसी बताया था। इसे एक होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, एक होता है आसेक्सुअल, तो ये सब आसेक्सुअल में आते हैं। आसेक्सुअल में क्या होता है कि जिनके जो लार्वा होते हैं वो होते हैं, उन्हीं लार्वा से क्या होता है, इनकी नई जनसंख्या तैयार होती रहती है। अब एक गैम्बूसिया मछली क्या करता है, उन्हीं लार्वा को खा जाता है, उन्हीं लार्वा को खा जाता है। इससे भैया जब वो खा जाएगा तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी, तो इससे रोकथाम होती है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इसका सही जवाब है, अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, फिर आएंगे। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने इसे किया है और इसे मच्छर मछली भी कहते हैं। गैम्बूसिया मछली को मच्छर मछली भी कहते हैं। और देखो मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करके प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है, अभी मैंने क्या बताया, आंध्र प्रदेश। ओके, चलो यहां से कैसा लगा प्रश्न, था ना, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और मच्छर मछली जब कहेंगे तो चौंकना मत,
अगर मच्छर मछली कहीं लिखा आ जाए तो चौंकना मत, कहोगे अरे सर ये मछली कौन सी है, गैम्बूसिया मछली ही है। और इसे कई देशों में, मतलब इंडिया ही नहीं, इंडिया के साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी कुछ देशों में इसे प्रयोग किया जाता है इस मछली को, इस नियंत्रण के लिए। यार हम लोग ट्रॉपिकल में आते हैं ना, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में तो ऐसे रोग होते ही हैं। खैर ये सब तो जब तुम, ये सब ज्योग्राफी लेवल की चीज है, उसको जब तुम अपने हेल्थ से कनेक्ट करोगे, साइंस को और ज्योग्राफी को, तो ये चीजें और अच्छे समझ में आएंगी कि देखो किसी रोग के होने का कारण क्या होता है, फिर उसका जो है उस किस रीजन में किस रोग के होने का रीजन बहुत होता है। अभी बीच में सुने कि कोरोना फिर से उठ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्थ पोल है उसमें क्या हो रहा है, ठंडी आ गई है, इसीलिए चीजें इस हिसाब से चल रही हैं। कुछ होगा नहीं, बेचिल, बहुत कुछ नहीं होना। हाँ एहतियात जरूर करना। जानवरों से बचाने के लिए जिस बांस, बांस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बम्बू कहते हैं, क्या, बम्बू, ठीक है। चलो बहुत लोग कहते हैं ना बम्बू, बम्बू भैया अंग्रेजी में है। बम्बू का प्रयोग जानवरों को जो है सड़क पर आने से रोकने के लिए किया जाएगा, उसका नाम क्या है? चलिए तो बेसिकली क्या है समझिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा। नाम आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना और समझो। इसमें किया जाएगा कि ऐसे आप सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते तो क्या होता है, रोड के किनारे आप देखते होंगे कि ऐसे फेंसिंग की जाती है। उसमें फेंसिंग मतलब क्या, बाड़ बनाया था। बाड़ कैसा बनाया था कि एक्सीडेंट हो तो आदमी उस रोड से साइड, मान लो अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे फेंसिंग होती है, तुम्हारा गाड़ी इस पे लड़ा तो इधर ही रह जाए, नीचे ना जाए, मतलब साइड में खाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहीं पर। तो ये क्या होता है, एक तो इससे, दूसरा क्या होता है, कोई जानवर, क्योंकि सड़क पर क्या होता है, कोई भी जानवर होता है वो अगर सड़क पर आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, एक्सीडेंट, तो उसको रोकने के लिए भी फेंसिंग, दोनों फायदा होता है। तो इन्हीं दोनों को देखते हुए जहां पर ये होता है कि एक्सीडेंट कम होता है लेकिन जानवरों से ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ये दोनों में काम आएगा। लेकिन अगर जानवरों वाली दिक्कत है तो वहां पर यह कहा गया कि एक बांस है, ठीक है, इस बांस का प्रयोग जो है किया जाएगा। तो उसका सही जवाब क्या है, बाहुबली नाम है भैया, ठीक है, बाहुबली नाम है। और अच्छे से जानते हैं, देखिए क्या होता है, ये जो है सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो है इसकी एक पूरी हो गई है, जिसमें होगा कि चारों तरफ बाड़ बनाने का काम किया जाएगा, जिसका नाम क्या, बाहुबली मवेशी बाड़ रखा गया कि क्या है, बाहुबली कैटल फेंस, बाहुबली कैटल फेंस। और इस जो बांस को जो है इसमें क्रियोसेट तेल लगाया जाएगा, क्रियोसेट तेल की कोटिंग की जाएगी। ये कोटिंग करने से क्या फायदा होगा, क्रियोसेट कोटिंग करने से जो लकड़ी होती है वो उसकी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, यानी क्या, उसकी संरक्षण करता है, उसकी लाइफ बढ़ा देता है। और ये जो आपकी साइड में स्टील जैसी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है, इससे हमारी क्या कॉस्ट कटिंग भी होगी, ठीक है। तो काफी चीजों से फायदेमंद है, और साथ ही साथ एक क्या, बंबू उत्पादन वालों को फायदा भी होगा इकोनॉमिकली भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, फोगरा डॉल्स फॉल और एजफ जलल जोकुलल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? चलो भैया नाम बताओ, बताओ किस देश संबंधित है, फिर आगे की स्लाइड में बताऊंगा। इसका मुझे, इसमें मैंने सोचा थोड़ा सा चित्र लाओ, लेकिन चित्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा देश है कि आप लोग जानेंगे, चारों कंट्री में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो इन कंट्रीज के बारे में ना जानता हो। मेरे ख्याल से बताओ कौन सी कंट्री नहीं जान रहे हो, बताओ एक कंट्री, सब जान रहे यार, नाम में रहते हैं अक्सर। चलिए तो यहाँ पर देश का सही जवाब क्या है, देखिए आइसलैंड, यहाँ पर सही जवाब क्या है, आइसलैंड। चलिए आइसलैंड यहाँ पर इसका सही जवाब हो गया। आइसलैंड कहाँ है भैया, आपके नॉर्थ सी देख रहे हो, नॉर्थ सी देख रहे हो, छोड़ो यूके देख रहे हो, यूके का पार्ट है, यूके का कहाँ से पार्ट है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो सबसे नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट के नीचे आओगे क्या है, उसी के नीचे जब आप आओगे तो वहीं क्या आपको आइसलैंड मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड में क्या हुआ था, वहां पर 24 घंटे में 2200 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये आपके 2023 की ही कहानी है। और आइसलैंड अगर आप देखेंगे तो यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव भूकंप एरिया है। क्या है, सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव भूकंप एरिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप समझिए, ज्योग्राफी समझिए, आपके यहां पर कई तरह की प्लेटें हैं, जैसे आपका हिमालयन प्लेट है। अभी जो आपका हिमालयन ऊंचा क्यों हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकराती हैं, ठीक है, इससे। तो वैसे ही यहां पर भी जो है दो प्लेट टकरा रही हैं, तो दो प्लेट वहां पर वो माइनर प्लेट है, इसकी वजह से देखिए एक मेजर प्लेट होता है, एक माइनर प्लेट होता है। खैर ज्योग्राफिक चीज है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं जानते कोई बात नहीं। तो उसी में जब ये टकरा रही है तो ऐसा मानना कि यहाँ पर प्लेट आपस में टकराती रहती है, इसी वजह से क्या यहाँ पर जो है स्थिरता कम होती है, इसीलिए यहाँ भूकंप बहुत आता रहता है, ठीक है। और तो दोनों नाम ये जान लो, ये अगर दोनों नाम जान लो तो अच्छी बात है। क्या है भैया, पढ़ लो, बहुत मेहनत से ये प्रोनाउंसिएट करा जाता है, इतना बड़ा नाम है, कौन याद रखेगा, बस समझ लो ऐसा कुछ नाम आएगा पेपर में तो आइसलैंड लगा देना, ठीक है, अगर ऐसे कंट्रीज का नाम दिया जाए। अगला प्रश्न है, क्रॉफ्रेड झील
क्रॉफ्रेड झील ये किस देश से संबंधित है बताइए। अब जान के चलो, देखो करंट अफेयर्स की क्लास लेने से क्या फायदा होता है। मैं कई लोगों से कहता हूं कि करंट अफेयर्स की क्लास लो, और खास करके एक बार ये देखो कि पढ़ाने वाले के पास नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला व्यक्ति को तीन सब्जेक्ट्स में तो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो उसको ज्योग्राफी का, और दूसरा जो है उसे क्या हिस्ट्री का भी, थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री का जो भी, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे जानकारी, और पॉलिटी और ज्योग्राफी को मैं ज्यादा देता हूं, और थोड़ा सा साइंस का और थोड़ा सा हिस्ट्री का। अगर उसे ये ज्ञान नहीं है तो फिर उसका करंट अफेयर्स पता है क्या, वो कहीं रट के या फिर उसे आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके लिए जरूरत होता है सब चीजें, क्योंकि दुनिया में जो चीजें वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब बेस यही देते हैं, ये अगर बेस देंगे तो भी आप अच्छे समझ पाओगे। इसका सही जवाब क्या है जी भाई, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, कनाडा। इसका सही जवाब क्या है, कनाडा। ठीक है, अब देखो ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये जो झील है जो कनाडा में स्थित है, यहां पर इसके साक्ष्य मिले। कौन से, एंथ्रोपोसीन युग के यहाँ पर साक्ष्य मिले। ठीक है, एंथ्रोपोसीन युग के साक्ष्य मिले। अब आप देखिए ज्योग्राफी में आपको एक चीज होगा, यहाँ देखिए क्या होता है, इरा होता है, इरा के बाद क्या, पीरियड, पीरियड के बाद इपॉक, इपॉक के बाद क्या, एज और ईयर्स, जो आज से पहले के। और ये जो है चार चीजें होती है, इरा, पीरियड, इपॉक और ईयर्स या एज। ठीक है, ये चार चीजें यहां पर आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, ये जो है एंथ्रोपोसीन युग की बात कर रहा है। ठीक है, ये तीन चीज जान लीजिएगा। अभी देखिए हम लोग प्रेजेंट में देखें तो हम लोग जो है सेनोजॉइक जो आज 65 मिलियन ईयर्स टू द आज के समय से 65 मिलियन समय पहले की जो है वो सेनोजॉइक है। और देखो क्या हुआ ना, जो ये एंथ्रोपोसीन युग है, इस लेक, इस झील के पास उसके साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य मिलने का कारण ये समझा गया कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर सूर्य की रोशनी कम आती है, क्योंकि आपको पता है कनाडा का बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि पोलर एरिया में पड़ता है, और वहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम ही जा पाती है। आपको यही कारण पता है कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया है वो साउथ पोल पर क्यों भेजा गया था, यही कारण है क्योंकि वहां पर जो है क्या सूर्य की रोशनी यही जाती है, तो इससे वहां पर उत्खनन करने में और पृथ्वी पर जीवन के रहस्यों को या फिर वहां पर जीवन की संभावनाओं को, वहां के निर्माण की चीजों को समझने में आसानी होती है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी ना पड़ने से वो अनअफेक्टेड है, वो ओरिजिनली हम उसको कुछ हद तक कह सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 क्या है, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चलो बताओ कौन सा कथन असत्य है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 4 दिए, चारों में से बताओ कौन सा असत्य है। ये आपके इंडिया से ही भैया, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था क्या, स्कूल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इन्होंने इसके अंतर्गत क्या, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पीजीआई, ये क्या 2.0। ओके, असत्य बताओ। चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आइए समझते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखो 2 रिपोर्ट यहां पर जारी की, पीजीआई 2.0 जो राज्य और केंद्र शासित के लिए था, और पीजीआई भी था जो क्या था, केवल जिलों के लिए था। तो यहां पर 2 तरह की रिपोर्ट थी, पीजीआई 2.0 जो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए था, और एक क्या था ये। इसमें देखो कुल मिलाकर के ये इतनी तरह की रैंकिंग थी। एक दक्ष था जो सबसे अच्छा था, इसके बाद घटते जाओ, इसके नीचे उत्कर्ष, इसके नीचे अति उत्तम, इसके नीचे उत्तम, इसके नीचे परचेष्ट, इसमें 3 रैंकिंग थी, उसके नीचे क्या आकांक्षी जिसमें 3 रैंकिंग थी। ठीक है, मतलब कई स्तर पर यहां देखा जाए, ये पहली बार जो है 2017-18 में ये हुआ था, और वर्तमान जो ये रिपोर्ट आई है 2020-21 को लेकर के आई है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा किस साल के, तो 21। और परचेस 2 में देखो केवल 2 राज्य या केंद्र शासित राज्य प्रदेश, एक पंजाब एक चंडीगढ़ है। ठीक है, तो परचेस 1 में अगर आपसे यहां कह रहा है तो ये आपका कौन सा है, सी यहां गलत है, क्योंकि यहां पर एक नहीं बल्कि क्या, एक नहीं बल्कि यहां पर 2 राज्य शामिल है, जो कौन कौन से हैं भैया आपके, यहां पर देखा गया पंजाब और चंडीगढ़। और बाकी जो आकांक्षी 3 जिलों जो आकांक्षी यहां पर आया था जो सबसे न्यूनतम था, उसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। ठीक है, तो यहां पर देखो कहा गया था कि कितने हैं, 3 राज्य है। ठीक है, 3 राज्य। ओके, और अधिकतम और न्यूनतम में अंतर कितना, 23.8%। परफॉर्मेंस देने वालों का परसेंटेज बनता है ना कि आप कितना परसेंट हासिल किया, जो सबसे न्यूनतम पाए हैं तो उनमें कितना अंतर है, 23.8।
पहले से अंतर कम हुआ है, पहले करीब 50% से ज्यादा था, अब घट करके ये करीब 24% के आसपास रह गया, जो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अच्छा ठीक है, हम अगर उतना नहीं पहुंच पा रहे लेकिन अच्छे और खराब में ज्यादा अंतर भी ना रहे ना, ये कहने का मतलब है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओह, यूएनडीपी और यूएनओ यूएन वुमेन द्वारा जारी बराबरी के रास्ते रिपोर्ट क्या था? पाथ टू इक्वल, अंग्रेजी में क्या था? पाथ टू इक्वल, बराबरी के रास्ते रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन। यहां बताइए, उसमें असत्य पूछा था, चलिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताइए ये सब क्यों जरूरी है। आप सोचोगे सर रिपोर्ट इंडेक्स ये कहां कहां, यही है, यही चीजें कह रहा हूं ना, बी प्रैक्टिकल। पढ़ाई में हमेशा बी प्रैक्टिकल होके पढ़ो कि क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हो सकती है, ठीक है। यहां पर देखो, जरूरी नहीं कि मैं जैसा प्रश्न ला रहा हूं ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछे, लेकिन ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहां पर जो है महिलाओं के संबंध में रिपोर्ट आई है, अब ये प्रश्न जो है आपके किसी भी राज्य के पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग अंतिम में जब एक अधिकारी बनते हैं तो कहां जाते हैं? विभाग क्या करता है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, इन्हीं सब के इर्द गिर्द आपकी पूरी जिंदगी गुजरेगी। क्या करोगे अलग की चीज है, वो तो जाने दो, लेकिन जिंदगी इन्हीं सब में गुजरेगी, ठीक है। तो समझो, इसीलिए ऐसे प्रश्न लाता हूं आपकी समझ के लिए, पेपर के हिसाब से काफी जरूरी है। तो यहां पर जो सत्य कथन है वो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भैया सत्य कथन है ए, इसमें 2 नई सूचकांक को शामिल किया गया। जी भैया, इस रिपोर्ट को जो लाया गया इसमें 2 नई सूचकांक को शामिल किया गया। आइए पूरी चीज समझते हैं। जो 2 नई रिपोर्ट है उसमें क्या है, एक वैश्विक लिंग समानता सूचकांक और दूसरी कौन सी है, महिला सशक्तिकरण सूचकांक। इन 2 नई सूचकांक को इसमें शामिल किया है। इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने संपूर्ण लिंग समानता हासिल कर ली हो, अर्थात वहां पर मेन और वुमेन जो है इक्वल स्तर पर देखे गए, ठीक है। मेन और वुमेन क्या है, इक्वल स्तर पर देखेगा, ऐसा कोई भी देश अभी हमारे विश्व में नहीं है। भारत में लिंग समानता मध्यम ने बहुत न्यूनतम है। कितनी है? न्यूनतम है। तो भारत में अभी भी लिंग समानता न्यूनतम है। समझना, न्यूनतम मतलब क्या है, यहाँ पर अभी भी वुमेन और मेन के विभिन्न चीजों में पार्टिसिपेशन, भागीदारी में काफी अंतर देखा जाता है। केवल 62% महिलाएं ही जो है कार्य भागीदारी में है, जबकि पुरुष 90% है। यानी कि विश्व स्तर पर यह देखा गया कि कुल महिलाओं की जनसंख्या महज 62% ही है जो वर्क पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि जो काम होते हैं उनके समाज में, उनके देश में, उनमें भागीदारी है कि पुरुष की भागीदारी 90% है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि 10 में से 9 महिला और पुरुष, केवल ऐसा नहीं पुरुष की बात की, 10 में से 9 महिला हो या पुरुष हो, वो महिलाओं को लेकर पक्षपात रहते हैं या पूर्व ग्रह से पीड़ित होते हैं। बाइस्ड कहा गया उन्हें, मतलब वो वुमेन को लेकर बाइस्ड है, मतलब ये कहना है कि एक वुमेन भी एक वुमेन को लेकर बाइस्ड है, यहां तक कहा गया, ठीक है। और ये देखो, प्रत्येक वर्ष 245 मिलियन महिलाएं जो 15 या उससे अधिक उम्र की होती हैं, उनमें से जो 15 साल या उससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें से पाएगी कि करीब विश्व भर में 245 मिलियन ऐसी हैं जो शारीरिक पीड़ा या लैंगिक पीड़ा से जो है पीड़ित हो चुकी हैं। यानी क्या, फिजिकली एब्यूज या फिर क्या है, सेक्सुअली एब्यूज इनको किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 6 की तकनीक में शक्तिशाली होने का लक्ष्य निर्धारित किया? अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो बताओ। मैं कह रहा 6 क्या है, 6 जीता है। चलो बताओ। भारत सरकार से आपको पता है हमारा 5G लगभग अभी तो अच्छे से नहीं है, बट अभी लॉन्च तो हो चुका है इंडिया में, बट अभी क्या टेस्टिंग चल रही है, जो विभिन्न कंपनियां टेस्टिंग, अभी 5G तो काफी अच्छा खासा दे रहा है और काफी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। शहरों में तो ये सिस्टम हो गया कि कुछ लोगों ने तो नई मोबाइल ले ली क्योंकि यार 5G मिल रहा है तो एंजॉय करो, और करीब 5-6 महीना हो गया मेरे ख्याल से उसे फ्री प्रोवाइड कराते हुए जियो को। मैंने जो 2-3 शहरों में पता किया, अभी वो टेस्टिंग ही कर रहा है। तो क्या हुआ, 6G तो 5G आ चुका है, 5G बाद 6G भी चाह रहा है देश में हमारे जल्दी है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 6G तो आएगा, ठीक है, लेकिन 6G आएगा तो उस पर हिसाब से काम करो कि 5G अभी आया तो है लेकिन वो हिसाब से नहीं है, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भी हम थोड़े पीछे हैं। तो 6G पर सरकार ने कहा कि हम अच्छे से काम करेंगे और इस साल तक हम एक पावरफुल कंट्री के रूप में जो है इसकी जो टेक्निक क्या नाम है,
इसकी जो टेक्नोलॉजीज है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम अच्छे से जो है अपने आप को रखेंगे, इससे विश्व में हमारी एक अच्छी पहचान, क्योंकि हम जो है सॉफ्ट पावर के रूप में जाने जाते हैं और खास करके हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सॉफ्टवेयर पावर की वजह से हम लोग काफी पहचाने भी जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, चलिए आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने जो है भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ये अलायंस क्या करेगा, प्राइवेट और जो सरकारी होंगे सबको मिलकर काम करेगा और भारत ने 2030 तक जो है शक्तिशाली होने का लक्ष्य रखा है। और देखो 6G में समझना क्या होगा, इसमें आपको स्पीड पता है कि 1000 Gbps यानी कि 1000 GB पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। मेरे ख्याल से सोचो अगर इतनी की स्पीड मिलेगी, आप लोग को केवल वीडियो देखना क्या है, ऐसे क्लिक करोगे डाउनलोड, ठीक है। और इसमें विलंबता देखिए, लेटेंसी नाम की चीज, जैसे अभी मेरी क्लास चलेगी लाइव, तो लाइव में क्या है, जो मैं यहाँ बोलता हूँ वहां तक पहुंचने में 6-6 सेकंड 5-5 सेकंड का गैप हो जाता है। या वीडियो कॉल करते हैं, आपने कभी रियलाइज किया होगा कि आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला आपकी बात को 5-6 सेकंड या 10-10 सेकंड तक लेट में सुनता है, क्यों, वही लेटेंसी होती है, वही आपकी कम्युनिकेशन मतलब क्या कहते हैं नेटवर्क स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 2030, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रोपो मैपर का निर्माण किस देश ने किया। बेसिकली एक रोबोट है, ठीक है, रोबो मैपर, ये एक रोबोट है, ये जान लीजिए, ठीक है। इसका निर्माण किस देश ने किया बताइए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जवाब देते रहो भैया, जवाब देना जरूरी है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अमेरिका ने, जी भैया अमेरिका ने इसका किया। आइए आगे स्लाइड में और अच्छे से जानते हैं। देखिए इसे यूएस द्वारा निर्माण किया गया। इसका जो बेसिकली काम क्या होगा, ये धातु की टेस्टिंग करता है। धातु जैसे जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल टेस्टिंग की जाती है। आपको पता ना कि कोई भी चीज अगर आपको उपयोग करना है, पहले उसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग, तो बस आप थोड़े में जानो कि मटेरियल टेस्टिंग काम आता है। रोबोट है जो यूएस द्वारा बनाया गया, नाम है रोबो मैपर। अब देखो इस न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने सोलर सेल में प्रयोग होने वाले पेरोव्स्काइट धातु को जो है पहचाना है, ठीक। इसने एक धातु को पहचाना है जिसका जब देखा गया तो ये समझ में आया कि इसने वास्तव में सोलर सेल्स की एनर्जी और उसकी इफिशियंसी में काफी अच्छी वृद्धि कर दी। तो ये इस रोबोट की वजह से हुआ, ठीक है। क्योंकि हम लोग टेस्टिंग करते तो क्या होता है, कोई चीज अच्छा है खराब है देखते हैं, पहचानते या उससे इस चीज में उपयोग कर सकते हैं। तो रोबोट के द्वारा क्या होता है, एआई काम करता है और चीजों को आसानी से बता देता है। बंदरगाह जहाजरानी और जहाज जलमार्ग मंत्रालय ने भारत में विकसित विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है। बेसिकली जान के चलो, जैसे जीपीएस काम करता है वैसे ही टाइप का है। अब इसे जो है शिपिंग, पोर्ट और इन मंत्रालय ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी कह सकते हैं, इसने जो है इंडिया पूरी तरह से इंडिया में डेवलप है, ये भी जान के चलो। विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है क्या, इसका देखो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। अब नेविगेशन सैटेलाइट यानी क्या, आपके चीजों को कहाँ कौन सी चीजें इसको बताएगा। इसका नाम क्या है, संवर्धन प्रणाली। तो ठीक है भैया, देखो यहां पर इसका नाम देखो, इसका अगर सही जवाब पूछोगे तो क्या है, सागर संपर्क, ठीक है। इसका सही जवाब है सागर संपर्क, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो सागर संपर्क रखा गया है। अब देखो इसका काम क्या है, संवर्धन प्रणाली, यानी कि जो आपकी अभी देखो थोड़ा सा नीचे स्लाइड में और बताता हूँ। देखिए वैश्विक स्तर पर त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक होगा इससे नेविगेशन उपग्रह प्रणाली से। इससे क्या होगा, और नीचे आओ, ये आखिरी पॉइंट पढ़ो और आसानी से बताऊंगा तब। जीपीएस त्रुटि सुधार सटीकता 5 से 10 मीटर से 5 मीटर से कम, अर्थात क्या होता है, आप लोग मैप देखते हो, गूगल मैप खोलते हो, गूगल मैप पर जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाता है। अब आप ये देखते हो कि आप ये देखते हो कि जहां आपको लोकेशन बता रहा है, क्या आप वहीं पर हो कि वो आपके आसपास बता रहा है। तो पहले यही काम जो ये करता था तो इसमें सटीकता कम थी, ये जो बताता था ये 5 से 10 मीटर का उसमें अंतराल आ जाता था। मतलब अगर यहां बता रहा है तो वो वास्तव में उससे 5-10 मीटर इधर उधर हो सकती है। लेकिन अब जब सुधार होने के बाद ये 5 मीटर से कम का भी अंतराल, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा था वो 5 मीटर से कम का भी, यानी बहुत हद तक सुधार हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि भारत इतनी आज 7,500 कुछ किलोमीटर की क्या नाम है कोस्ट लाइन है, उस पर इतना व्यापार का संबंधित आ जाता है। भारत के लिए वैसे भी जरूरी है, खासकर टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या काम है व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब चीजों को लेकर के तो समुद्री तट के जो 100 नॉटिकल मील जो है, उन पर 100 नॉटिकल मील
समुद्र तटों से 100 नॉटिकल मील तक के एरिया में ये पूरा अपना क्या करेगा, ये नेविगेशन प्रणाली काम करेगा। आइए अन्य देशों का जानते हैं क्या है। जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बेडू चाइना का है और नाविक इंडिया का, इंडिया का ही नाविक है, मत भूलना, ठीक है, नाविक इंडिया का है, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसाइट्स परियोजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी ने किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बताओ, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा इस स्तर पर है। इस चारों में से कुछ भी देख लो, ऐसा नहीं है कि देखो राज्य स्तरीय प्रश्न है ये सब, राज्य स्तरीय बहुत अच्छे से प्रश्न है। जैसे छोटे एग्जाम होते हैं वनडे टाइप के, उसमें मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, उसमें तो क्या पूछ लेते किसी कुछ आइडिया नहीं। लेकिन अगर आपका जो पेपर होता है ना पीएससी या पीसी या पीएससी एग्जाम, कुछ एक लेवल होता है, आपको अधिकारी बनाता है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। जी भैया, स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। आइए अच्छे समझते हैं क्या है ये। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एबीडीएम, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तरीकों को बढ़ाना है। यानी कि आपको पता है कोरोना टाइम पे हम लोगों ने डिजिटली तरीके से भी टेलीफोनिक कॉल करके या सामने आकर के जिस तरह से बढ़ावा दिया, इससे क्या होगा, दूर के क्षेत्रों में भी आसानी से, क्योंकि यार वहां नेटवर्क है तो हम आसानी से वहां पर स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, जहां पर आपको कंसल्ट करके भी चीजें अच्छी की जा सकती है। इससे क्या होगा, इसमें चीजों क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक छोटे से क्षेत्र में जो रहने वाले आयुष्मान जो रोगी हैं उनको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया, उस रोगी का संपूर्ण यात्रा, यानी कि उसको क्या बीमारी थी, क्या अभी हाल है और क्या उसको डायग्नोसिस किन किन रोग का डायग्नोसिस हो चुका है, उसका संपूर्ण यात्रा जो है आपको डिजिटली एक जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अभी लॉन्च किया गया है, इसे 2022 में ही मुंबई में किया गया था और 2023 में अहमदाबाद और सूरत में इसे लागू किया जा चुका है। तो सोचिए 2 से 3 प्रश्न आपको कौन करता है, निश्चय किसके अंतर्गत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 2022 में मुंबई में हो चुका है, 2023 में हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आरटीएस, ठीक है, और SAS01 जो आरटीएस है ये वैक्सीन किस रोग के लिए जो है दिया जाता है, मतलब कौन सा रोग होता है तो ये वैक्सीन काम करती है और ये वैक्सीन का नाम ही है, इतना जान लो। इसका कुछ ऐसा फुल फॉर्म मैंने देखा नहीं, आपको भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टेट एग्जाम्स इतना नहीं अंदर जाते हैं। ये भैया आईएएस जाओ वो पूछ लेगा आरटीएस क्या है, ये क्या है, इतना ये सब बहुत डाउट बेस होते हैं कि आपको बस स्टेट पीसेस में क्या होता है, आपको ये जानने की कोशिश करता है कि आप जानकार हो, समझ रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, आइए देखते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है, ये एक मलेरिया वैक्सीन है जो आपका पी फॉल्सीपेरम जब मलेरिया होती है, एक मलेरिया का टाइप है, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और ये अभी न्यूज में था इसलिए क्योंकि अभी क्या हुआ, WHO, गावी और यूनिसेफ, ठीक है, WHO, गावी और यूनिसेफ द्वारा 12 अफ्रीकन कंट्रीज को जो है करीब 35 मिलियन, जो क्या नाम है, कितना मिलियन, 18 मिलियन डोज, हाँ भाई 18 मिलियन डोज जो है ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है, जो 2023 से 35 के बीच में जो है उनके यहाँ काम कर देगा। इसे मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये जानिए इस वैक्सीन को मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो ये आखिरी पॉइंट समझना, ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है। ये वैक्सीन क्या होता है, जैसे वैक्सीन जो हमारे शरीर में छोड़ा जाता है, एक तरीके से छोड़ा जाता है जो जिस तरह का आपको रोग होता है उसी तरह का सेम जनरेट किया जाता है और जनरेट करके उस पर एंटीबॉडी का काम वो वैक्सीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो वर्तमान में विभिन्न तरह की वैक्सीन यूज हो रही है उसके कंपेयर में ये वैक्सीन ज्यादा क्या प्रोटेक्टिव होती है। इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ठीक है। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल आपको बता दिया कि आरपीवी क्या होता है क्योंकि वैक्सीन की बात थी, तो इसका फुल फॉर्म ये जान के चलो, और क्या होता है मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया और उससे कंपेयर में ये अच्छी होती इस तरह की कोई भी वैक्सीन होगी, ठीक है। ये वैक्सीन है, एक वैक्सीन के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या था, मलेरिया। बाकी आप लोग काफी चीजें समझ गए जो आप लोग के समझने के लिए जरूरी
नहीं भी थी, मैं ऐसा कह सकता हूं। चलिए, 76 देश के खाद्य नियामक प्राधिकरण ने किस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया? अब ये प्रश्न मैं कह सकता हूं बहुत से लोग तो नहीं जानते होंगे। देखो इसमें हुआ क्या, आपके यहां पर एक संस्था है जो खाद्य को लेकर करती है, FSSAI, ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के काम करती है। इसने ये कहा था कि देखिए वैश्विक स्तर पर खाद्य को लेकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें ये हो सके कि क्या चीजें कहाँ जरूरी है, क्या चीजें कितना नुकसान होता है खाने से, और किन चीजों का क्या स्टैंडर्ड रखा जाए, ठीक है। क्योंकि आज के समय में क्या है, वैश्विक स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जान के चलिए कि हम काफी चीजें यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, सेम यही चीजें आपको अरब कंट्रीज में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अरब कंट्री कई चीजें हमारे यहाँ आती हैं बिकने के लिए, यही कई चीजें आपको जो है पैकेजिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट सेम चीजें आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी जो हम यहाँ पर खाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ डिमांड होती है, उनके यहाँ चीज होता है। अमेरिका कई चीजें यहाँ आती हैं अलग, बस ब्रांडिंग और नाम का खेल होता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए और कहां पर क्या कैसे यूज होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की बात की थी। तो फाइनली एक समिट हुआ था, ठीक है, एक समिट हुआ था। उस समिट का नाम क्या था? वैश्विक खाद्य नियामक समिट 2023। जी भैया, 2023 में समिट हुई थी और जिसमें ये जो है 76 देशों के, क्या नाम रखा गया? संग्रह नियामक प्लेटफॉर्म। 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण होगा जो खाद्य टेस्टिंग जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी, ठीक है। ये क्या करेगी? पूरा डाटा रखेगी और डाटा के साथ साथ उन खाद्य का टेस्टिंग भी करेगी कि क्या ये जो चीजें दे रहा है ये सही है कि नहीं। और एक कंट्री में टेस्टिंग होने के बाद जो वहां की डिपोजिटरी, मतलब वहां की आ जाएगा सामने, तो इससे अगले कोई पता लगे कि हाँ ये कैसा काम कर रही है, या ये वहां भी गलत कर रही है जो अगले देश में इसने गलत किया, कि केवल इसी देश में गलत कर रही है, अगले देश में सही कर रही है। ऐसी पूरी चीजें उसके सामने आ जाएंगी, ठीक है। नाम क्या था? संग्रह। क्या नाम था भैया? संग्रह, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेन चीज तो बताना भूल ही गया था, वरना क्या होता। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। हरित हाइड्रोजन से, हवा शुद्धिकरण से, या फिर जल संवर्धन से, या फिर कोयले से? ब्लू स्काई प्रोजेक्ट, हाँ। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने इसका सही जवाब कहा, हरित हाइड्रोजन यानी क्या, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से संबंधित, मतलब ग्रीन देखिए आपका गवर्नमेंट बहुत 2030 तक इसने पता ही है कि इसने लक्ष्य रखा है कि हम हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे, अपनी बहुत बड़ी जो अपनी इकोनॉमी है उसके इर्द गिर्द लेकर चलेंगे। तो देखिए भारत सरकार द्वारा जो है जो हरित हाइड्रोजन के संबंध में भारतीय इकोसिस्टम जो है यहाँ पर बनाए जाने के लिए रोड मैप इसने जो है खोज और एक मिनट, देखिए भारत सरकार ने क्या किया, जो हरित हाइड्रोजन है, ठीक है, हरित हाइड्रोजन है, उसके संबंध में इकोसिस्टम बनाने के लिए, यानी भारत में किस प्रकार से जो ग्रीन हाइड्रोजन उसको ज्यादा ज्यादा क्या डेवलप किया सके और लोगों को पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए जो इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के संबंध में जो चीजें लाई सामने, उसमें ही तीन चीजें निकल के आई। उसमें क्या था? मिशन मोड में कैसे काम करना है, ग्रांड चैलेंज प्रोजेक्ट में कैसे काम करना, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया? इन तीनों प्रोजेक्ट को अलग अलग समय अवधि के अंतर्गत इसे जो है लाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। छोटी गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, मोबाइल फोन बैटरी चार्ज के लिए, उपयोग सभी। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्टली जो मेथनॉल होता है इसे क्या करता है, इसे जो है डायरेक्ट दूसरी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझ गए, फ्यूल सेल्स के जरिए। जिसमें मेथनॉल जो है प्रयोग होता है, जिसमें डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। जी भैया, उपर्युक्त सभी, ठीक है। जी भैया, छोटी गाड़ियों में बहुत इसकी कैपेसिटी बहुत नहीं है, क्योंकि इसका आकार भी छोटा होता है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। राजा मिहिर भोज का स्टेचू किस राज्य में स्थापित किया गया? चले भैया फटाफट जवाब दीजिए, क्लास खत्म होने वाली है कुछ ही अगले 5-6 मिनट में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए जितने लोगों ने इसका सही जवाब हरियाणा दिया वो सही कर ले। देखिए भैया यहाँ पर क्या है, मिहिर भोज का स्टेचू कैथल हरियाणा में स्थापित किया गया। राजा मिहिर भोज आपको पता है 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है और इन्होंने आदि बरहा की उपाधि धारण की थी। और जो अरब व्यापारी थे, यहाँ पर अरब व्यापारी जो सुलेमान थे, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का इन्हें जो है सबसे महान शासक बताया था और कवि राजशेखर इनके कोर्ट में थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने कहा ना, इतिहास का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि काफी प्रश्न, स्टेचू हो गया, कुछ हो गया, सब चीजें इतिहास से ही भैया
अब किसी व्यक्ति का, आप देखिए अगले व्यक्ति का नाम आ गया, बताओ। 1 वर्ष तक चले श्री अल्लूरी सीताराम राजू के 150वीं जयंती का समापन किया गया। कहां पर समापन किया गया, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 138वां प्रश्न, ये बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हैदराबाद दिया वो सही कल है जी भैया। देखिए ध्यान से, श्री अल्लूरी सीताराम जी की जो 125वीं जयंती हुई थी और इन्हीं का संबंध रामपा विद्रोह से था, जिसके 100 साल पूरे हो गए। इसके लिए क्या साल भर जो है यहाँ पर क्या पूरे इसका एक समारोह चलाएगा, जिसका समापन हैदराबाद में हुआ था। और देखिए श्री अल्लूरी राम जी जो जन्म हुआ था भीमावरम आंध्र प्रदेश में हुआ था, और उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही क्या सन्यासी ले लिए थे। ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसीलिए इन्होंने जो है जब इन्होंने ये कहा था कि जो कॉलोनियल कोर्ट है, यानी कि जो समय जो कोर्ट चल रहे थे अंग्रेजों के अंतर्गत, उन्होंने अपने ट्राइबल्स लोगों से कहा कि इन्हें छोड़ दो, और इन्होंने इसीलिए क्या लोकल पंचायत कोर्ट के जो है अपनाने की बात की थी। ठीक है, उन्होंने कहा आपको न्याय मिलेगा तो वहीं मिलेगा। अब देखिए रामपा विद्रोह जिसे वहां लोकल भाषा में मण्डयम विरोधी भी कहते हैं, क्या मण्डयम विरोधी भी कहते हैं, इसको जो है राजू जी ने अगस्त 1922 में ब्रिटिशों के खिलाफ शुरुआत किया था, और 7 मई 1924 को जब ये पकड़े जाते हैं, इनका शहादत हो जाता है, ब्रिटिश द्वारा इन्हें मार दिया जाता है, उसी के साथ खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कलकत्ता सेक्रेट सोसाइटी के सदस्य भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेस्टिल दिवस परेड किस देश में आयोजित होता है, बताइए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध आपके देश के पीएम से, इसलिए न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या फ्रांस दिया है वो सही कर, आइए जानते हैं। देखिए फ्रांस में यह आयोजित होता है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को क्या गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था। देखिए 14 जुलाई को हर साल वहां पर मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसी दिन जो है वेस्टल जेल जो वहां पर अभी थोड़ा सा देखिए वहां पर आप फ्रांस क्रांति जाते हो, फ्रांस क्रांति की शुरुआत इसी वेस्टर्न जेल से ही मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या उसे वो दिवस के रूप में जानते हैं। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जब यहां पर आक्रमण करके इसी वेस्टल जेल में आक्रमण करके वहां के कैदियों को लोकल पब्लिक द्वारा छुड़ा लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत मंडपम का संबंध निम्न में से किससे है। आपको पता होगा भारत मंडपम बहुत सुने होंगे, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत मंडपम ठीक है, लेकिन नामकरण तो कर दिया गया, लेकिन नामकरण का इसका संबंध किससे हो सकता है, इन चारों में से बताओ। तो भैया इसका सही जवाब बहुत कम लोग कहना, बहुत बी प्रैक्टिकल होकर मेरी क्लास लेना, हवाबाजी में नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं वो प्रश्न लाता हूं जो वास्तव में आपके लिए जरूरी हो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या अनुभव मंतव्य। अनुभव मंतव्य क्या समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पहली लाइन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सह सम्मेलन, जहां प्रदर्शनी और सम्मेलन हुआ करता था जो प्रगति मैदान में आपके नई दिल्ली में होता था, उसका नाम बदल के भारत मंडपम कर दिया गया। भारत मंडपम भगवान जो बसवेश्वर हैं उनकी जो अनुभव मंतव्य सिद्धांतों पर, उनके जो ये भगवान बसवेश्वर के क्या अनुभव मंतव्य से संबंधित है, क्योंकि क्या था अनुभव मंतव्य क्या था, ये प्राचीन समय का संसद माना जाता है। ठीक है, जहां शरणास यानी कि क्या जो सुधारों के लिए विचार विमर्श किया करते थे वो उस संसद में आते थे, उन्हें शरणास कहा जाता था। ठीक है, किसी जो सुधारों के लिए विचार विमर्श करके आते थे, और भगवान बसवेश्वर के ये जो है इन्हीं की आइडिया था, ये भगवान बसवेश्वर का ही आइडिया था। क्या था हमें अनुभव मंतव्य क्या था, प्राचीन संसद माना जाता है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय नेवी को 2000 साल पुरानी तनकाई विधि, देखिए यहां समझिएगा, तनकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो विधि किसमें प्रयोग में आती है। ठीक है, जो किससे संबंधित है बताइए। पोत निर्माण से, घड़ा निर्माण से, पहिया निर्माण से, इनमें से कोई नहीं बताया। इसका सही जवाब क्या होगा। तो किसने भैया, इसमें देखो 2 मिनिस्ट्री है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है, और आपका क्या है दूसरा आपका इंडियन नेवी है। ठीक है, इंडियन नेवी है, दोनों मिलकर। तो इसका सही जवाब क्या है पोत निर्माण। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता था, जहाज का पोत निर्माण, जहाज जो आप शिप बिल्डिंग जानते हैं, शिप बिल्डिंग अंग्रेजी में बताऊं तो शिप बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग में यहां पर होता था, कैसे होता था समझो। यहां पर क्या होता था, पहले के समय में कील का प्रयोग नहीं करके, बल्कि जो लकड़ी की प्लैंक्स होती थी, ठीक है, लकड़ी के जो तख्ते होते थे उन्हें आपस में बुन दिया जाता था, इसमें मजबूती आई थी, उनमें कील का प्रयोग नहीं किया जाता था। इससे पता है क्या उनको एक अलग मजबूती मिलती थी। क्या आप लोग जानते हैं, जब आपका जहाज को आता है क्या नाम है किनारों पे, समुद्र तटों पर, तो वहां पर जो सोल्स होती हैं, ठीक है, सोल्स क्या होती हैं, सोल्स बेसिकली एक जैसे यहाँ पर सैंड बार जो नदियों के मुहाने पर रेत होते हैं उन्हें सैंड बार कहते हैं। सोल्स क्या होते हैं, ये आप नदियों के किनारे या जो तट देखेंगे उनके किनारे आपको ऐसे जगह मिलेगी जो थोड़ा सा ठोकरदार होते हैं। ठीक है,
और वहां पर भी आपको अलग तरह की, चलो बहुत ज्योग्राफी नहीं जाना, क्लास लंबी नहीं करनी। तो ये जब क्या होता है ना कि यहाँ पर जब आपका पोत आता है तो ये क्या, इससे जो नुकसान होता है वो कम होता था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी तकनीक को बढ़ावा दिया, क्योंकि फिर होता नहीं, आदमी अपनी चीजों को ज्यादा अच्छा समझता है। तो लेकिन भारत सरकार ने कहा और उन्होंने मिलकर कहा कि हम इस तकनीक को बढ़ावा देंगे कि इससे हमारे चीजें अच्छी हो सके। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, ओल चिकी लिपि का संबंध निम्न में से किस भाषा से बताइए? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ये आपकी चारों भाषा क्या 8th शेड्यूल में शामिल है, पता है ना, और लेटेस्ट शामिल भाषाएं हैं। चलिए बताइए, इसी के साथ क्लास खत्म होती, मैंने कहा था ना अगले 5-7 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, संथाली। जी भैया संथाली जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। तो भैया यहाँ पर 22 प्रश्न हो चुके हैं। आप में से कितने लोगों ने कम से कम जो है 18 प्रश्न सही किया? अगर आपको लग रहा है आप बहुत तैयार है। मैं डेली करंट अफेयर से लिए नहीं पढ़ा पाता हूं भैया। यह लिपि 1925 में रघुनाथ मुर्मू जी द्वारा विकसित की गई थी, क्योंकि ये एक मुंडा भाषा, संथाली क्या एक मुंडा भाषा है जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश, ईस्टर्न नेपाल और भूटान में बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए भी इसी के साथ आपकी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। और जो अन्य क्लासेस चलाई जा रही है देखिए, और सबसे बड़ी चीज जाते जाते, क्लास अच्छी लगी है और चाहिए अच्छी से तैयारी करनी हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो और साथ में सब मिलकर अधिकारी बन जाओ। बाय बाय, टाटा, सी यू।